जरा एक ऐसी गगनचुंबी इमारत की कल्पना कीजिए जो 200 मंजिल से भी ज्यादा ऊंची हो। काफी बड़ी इमारत है। हाँ, और उस पूरी इमारत में एक बेहतरीन एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा हो, वो भी बिना बिजली के चलने वाला। बिना बिजली के? अच्छा, बिल्कुल। और सबसे खास बात पता है क्या है? क्या? उसकी दीवारें अगर बाहर से कहीं टूट जाएं तो वो खुद ब खुद अपनी मरम्मत कर लें। मतलब एक सेल्फ हीलिंग बिल्डिंग। एकदम सही। अब इस कल्पना में थोड़ा एक और बात जोड़िए। सोचिए कि इस पूरी इमारत को बनाने वाले जो मजदूर हैं वो पूरी तरह से अंधे हैं। अरे बाप रे। हाँ, उन्होंने आज तक दुनिया में कुछ भी नहीं देखा है और उनका आकार आप मानेंगे नहीं, चावल के एक दाने से भी छोटा है। ये तो मतलब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी ज्यादा लग रही है ना? बिल्कुल, एकदम नामुमकिन सा लगता है। लेकिन श्रोताओं, असल में ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी धरती पर मौजूद एक ठोस सच्चाई है। और आज की इस गहरी छानबीन में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो वास्तुकला या कहें आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के इसी असंभव से लगने वाले चमत्कार पर आधारित है। और इस चमत्कार को अंजाम देने वाला कोई इंसान या कोई एआई नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीव है जिसे हम आमतौर पर अपने घरों में सिर्फ एक मुसीबत मानते हैं। लकड़ी को खोखला कर देने वाला वो मामूली सा कीड़ा। जी हाँ, दीमक। तो आज हम जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं वो हारून याह्या की लिखी गई एक बेहद दिलचस्प किताब है। इसका शीर्षक है अल्लाह की निशानियां अक्ल वालों के लिए। बहुत ही गहरा शीर्षक है ना? इस किताब के जरिए हम दीमकों की उस रहस्यमयी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। और देखा जाए तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कैसे महज 1 या 2 सेंटीमीटर का एक पूरी तरह से अंधा जीव इतनी विशाल संरचनाएं बना लेता है, वो भी बिना किसी नक्शे के। बिल्कुल। हम उनके द्वारा बनाई गई 20-20 फीट ऊंची बाम्बियों, उनके जटिल वेंटिलेशन सिस्टम पर बात करेंगे और सबसे जरूरी बात, वो दार्शनिक तर्क। हाँ, किताब में दिए गए उस दार्शनिक तर्क को समझेंगे कि ये सब एक प्राकृतिक इवोल्यूशन का नतीजा है या फिर एक पहले से तय किया गया कोई मास्टर ब्लूप्रिंट। तो चलिए फिर बिना देर किए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सच कहूं तो जिस दीमक को देखकर हम तुरंत पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाने का नंबर ढूंढने लगते हैं, उसके बारे में ये सोचना कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट है, थोड़ा हैरान तो करता है। करता तो है। लेकिन शुरुआत हम इनके द्वारा बनाए गए घरों से करते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में बाम्बी कहते हैं या अंग्रेजी में माउंट कहते हैं। किताब में जो आंकड़े दिए गए वे सचमुच दिमाग घुमा देने वाले हैं। आंकड़े इसलिए चौंकाते हैं क्योंकि हमें उन्हें अनुपात यानी प्रोपोर्शन के नजरिए से देखना होता है। अब देखिए, दीमक पूरी तरह से अंधे होते हैं। उनके पास प्रकाश या आकृतियों को देखने के लिए कोई आंखें नहीं होती। एक आम मजदूर दीमक का आकार मुश्किल से 1 या 2 सेंटीमीटर होता है, बस इतना सा, बहुत ही छोटा। हाँ, लेकिन ये अंधे जीव जो बाम्बिया बनाते हैं उनकी ऊंचाई अक्सर 7 मीटर यानी करीब 23 या 24 फीट तक पहुंच जाती है। 24 फीट। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। 24 फीट की ऊंचाई वैसे तो हमें बहुत ज्यादा नहीं लगती। हाँ, इंसानों के हिसाब से तो 2-2.5 मंजिल ही है। वही, लेकिन अगर हम इसे 1 सेंटीमीटर की जीव के अनुपात में देखें, जरा सोचिए, अगर कोई इंसान 6 फीट का है और वो अपने आकार के इसी अनुपात में कोई इमारत बनाए तो वो इमारत कितनी बड़ी होगी? वो तो शायद बादलों को छू लेगी। बिल्कुल, वो हमारे आज के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रेपर जैसे कि दुबई का जो बुर्ज खलीफा है उससे भी कई गुना बड़ी होगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं सोच रही थी जी, इंसानों का एक समूह ये काम पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधकर कर रहा है, बिना किसी आर्किटेक्ट, बिना किसी ब्लूप्रिंट या मशीन के। एकदम सटीक तुलना की आपने। और ये कोई मिट्टी का ढेर नहीं है जो उन्होंने बस यूं ही इकट्ठा कर दिया हो। हाँ, कोई टीला नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। वास्तुकला का मतलब सिर्फ ईंट के ऊपर ईंट रखना थोड़ी होता है। जब आप इतनी ऊंचाई पर कोई ढांचा खड़ा करते हैं तो आपको गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का सामना करना पड़ता है। लोड बैलेंस करना पड़ता है। वही, आपको भार के वितरण और संतुलन को समझना होता है। अगर नीचे का आधार कमजोर हुआ तो क्या होगा? पूरी 24 फीट की इमारत अपने ही वजन से भरभरा कर गिर जाएगी। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये बिना देखे इतनी सटीक ज्यामिति, इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री कैसे तय करते हैं? इनके पास तो कोई सीमेंट या कंक्रीट भी नहीं होता। जो मिट्टी ये इस्तेमाल करते हैं वो इतनी मजबूत कैसे बन जाती है कि बारिश और आंधी में भी नहीं गिरती? इसके पीछे उनका मटेरियल है। वे जो गारा इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। कैसे? दीमक जमीन से खास तरह की मिट्टी के कण उठाते हैं और उसे अपनी लार यानी सलाइवा के साथ मिलाते हैं। उनकी लार में विशेष तरह के रसायन होते हैं। अच्छा, केमिकल्स होते हैं प्राकृतिक रूप से। हाँ, जो मिट्टी के साथ मिलकर एक ऐसा पेस्ट बनाते हैं जो सूखने के बाद आज के आधुनिक कंक्रीट जितना ही सख्त हो जाता है। अरे वाह, उनका अपना एक इनबिल्ट सीमेंट मिक्सर है। आप ऐसे कह सकते हैं। ओके। और जहां तक संतुलन की बात है, वे अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के जरिए यह महसूस कर लेते हैं कि दीवार को किस कोण पर, किस एंगल पर मोड़ना है ताकि ढांचा स्थिर रहे। वाओ। वे एक के ऊपर एक मिट्टी के कण रखते जाते हैं और बिना देखे ही एक ऐसा मेहराब या आर्च बना लेते हैं जो भौतिक विज्ञान के नियमों के बिल्कुल अनुकूल होता है। ये तो हुई चलिए ढांचे की बात, लेकिन यहाँ से जो सवाल उठता है वो ये है कि सिर्फ एक सीमेंट या मिट्टी का ऊंचा ढांचा खड़ा कर लेना ही काफी नहीं है। बिल्कुल, उसके अंदर रहना भी तो है। वही तो। अगर हम अफ्रीका के जंगलों या रेगिस्तानी इलाकों की बात करें जहां सूरज आग उगलता है, वहां 24 फीट ऊंची मिट्टी की इमारत तो किसी ओवन की तरह गर्म हो जानी चाहिए। एकदम ओवन बन जानी चाहिए। तो उस भयंकर गर्मी में उस बंद ढांचे के अंदर लाखों दीमक जिंदा कैसे रहते हैं? उबल नहीं जाते वो? और यहीं पर दीमक एक आर्किटेक्ट से प्रमोट होकर एक HVAC इंजीनियर बन जाते हैं। हाँ, रुकिए, जो श्रोता इस शब्द से परिचित नहीं है उनके लिए बता दूं कि HVAC का मतलब है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। हाँ बिल्कुल। यानी वो जटिल सिस्टम जो हमारी बड़ी बड़ी इमारतों, मॉल्स या ऑफिसों में तापमान और ताजी हवा को कंट्रोल करता है। सही कहा।
और दीमक की बाम्बी के अंदर एक ऐसा ही बेहद जटिल लेकिन प्राकृतिक HVAC सिस्टम काम करता है। प्राकृतिक HVAC। हाँ। किताब में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि बाहर का मौसम चाहे जितना भी गर्म हो या रात में ठंडी हवाएं चल रही हो, बाम्बी के अंदर का तापमान और नमी का स्तर हमेशा एक समान रहता है, हमेशा एक समान। लेकिन एक सवाल है, उन्हें इतने सटीक तापमान की जरूरत क्यों है? क्या वे थोड़ी सी गर्मी या सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते? इसका बहुत ही रोचक कारण है। दीमक दरअसल इंसान की तरह ही खेती करते हैं। एक सेकंड, दीमक खेती करते हैं? हाँ, वे अपनी बाम्बी के सबसे सुरक्षित और अंदरूनी हिस्से में एक विशेष प्रकार के फंगस या कमक की खेती करते हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए, दीमक जो लकड़ी या सूखी पत्तियां खाते हैं वो उसे सीधे नहीं पचा सकते। ओहो, मुझे तो हमेशा यही लगता था कि वो सीधा लकड़ी खाते और पचा लेते हैं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है, लेकिन वो उस लकड़ी को चबाकर फंगस को खिलाते हैं और फिर वो फंगस उसे पचाकर एक ऐसे पोषक तत्व में बदल देता है जिसे दीमक खा सकते हैं। कमाल है, मतलब उनका अपना एक भूमिगत कृषि उद्योग चल रहा है। हाँ, लेकिन इस फंगस की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसे उगने के लिए एक बहुत ही निश्चित तापमान जो करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और एक खास स्तर की नमी की आवश्यकता होती है। तो अगर वो तापमान बिगड़ा तो? अगर तापमान जरा सा भी बढ़ा तो फंगस सूख जाएगा, और अगर फंगस मरा तो लाखों दीमकों की पूरी कॉलोनी भूखों मर जाएगी। माय गॉड। इसलिए दीमकों के लिए एयर कंडीशनिंग कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि उनके जिंदा रहने की बुनियादी शर्त है। तो ये बिना किसी बिजली या बिना किसी सेंसर के इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम को चलाते कैसे हैं? मिट्टी के ढांचे में ये भौतिक रूप से कैसे संभव है? ये पूरा सिस्टम हवा के प्राकृतिक प्रवाह, जिसे हम साइंस में कन्वेक्शन कहते हैं, उस पे काम करता है। कन्वेक्शन। दीमक अपनी बाम्बी के अंदर सिर्फ कमरे नहीं बनाते, बल्कि विशेष सुरंगों और कक्षों का एक जाल बुनते हैं। जब फंगस के बगीचे और लाखों दीमकों की वजह से अंदर गर्मी पैदा होती है तो वो गर्म हवा हल्की होकर ऊपर की ओर उड़ती है। ये तो विज्ञान का बुनियादी नियम है, गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है। सही कहा। और बाम्बी के ऊपरी हिस्से में चिमनी जैसे रास्ते होते हैं जिनसे ये गर्म हवा बाहर निकल जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा उनकी बाम्बी की बाहरी दीवारें हैं। उनमें क्या खास है? ये दीवारें पूरी तरह से ठोस नहीं होती, बल्कि इनमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद। जब बाहर की ताजी हवा इन दीवारों से टकराती है तो वो इन छिद्रों से रिसकर अंदर आती है। अच्छा। बाम्बी के निचले हिस्से में नमी होती है, इसलिए जब ताजी हवा उस नमी के संपर्क में आती है तो इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण होता है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है। ओह, मैं समझ रही हूँ। ये तो बिल्कुल हमारे देसी मटके की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। जैसे मटके के छोटे छोटे छेदों से पानी रिसता है और बाहर की हवा लगने पर अंदर का पानी ठंडा हो जाता है, वैसे ही ये पूरी 24 फीट की इमारत एक विशाल मटके की तरह काम कर रही है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। ये एक स्वचालित एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो 24 घंटे बिना रुके काम करता है। लेकिन एक चीज है, मटके में तो हम रोज पानी भरते हैं। हाँ। ये दीमक, अगर हम सहारा रेगिस्तान जैसी जगहों की बात करें जहां जमीन पूरी तरह से बंजर है और पानी का नामो निशान नहीं है, वहां बाम्बी के अंदर हवा को ठंडा करने के लिए इतनी नमी लाते कहां से हैं? और पानी की खोज ही उनकी इंजीनियरिंग का अगला सबसे बड़ा रहस्य है। अच्छा। सहारा जैसे रेगिस्तानों में जहां सतह पर पानी नहीं होता, वहां नमी बनाए रखने के लिए दीमक जमीन के नीचे सीधे गहराई में सुरंगें खोदना शुरू करते हैं। गहराई में? कितनी गहराई तक? वे तब तक नीचे की ओर खुदाई करते हैं जब तक वे भूमिगत जल स्तर, जिसे अंडरग्राउंड वाटर टेबल कहते हैं, वहां तक नहीं पहुंच जाते। किताब में दर्ज तथ्यों के मुताबिक ये गहराई 40 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। 40 मीटर? एक सेकंड, जरा इस नंबर को एक पल के लिए प्रोसेस करते हैं। हम इंसान बड़ी बड़ी भारी मशीनों के बिना एक बोरवेल नहीं खोद सकते। बिल्कुल नहीं। 1 सेंटीमीटर के अंधे कीड़े के लिए 40 मीटर गहराई तक सीधे खुदाई करना, ये तो ऐसा है जैसे कोई इंसान फावड़ा लेकर जमीन में कई किलोमीटर गहरी खदान खोद दे। सही कहा। और वो भी सिर्फ पानी की कुछ बूंदे ऊपर लाने के लिए। पर इतनी गहराई तक खोदी गई सुरंगें गिरती क्यों नहीं है? मिट्टी धंस क्यों नहीं जाती? क्योंकि वे सुरंगों की दीवारों को अपनी उसी सीमेंट वाली लार से पक्का करते जाते हैं। और इस काम में एक दो दीमक नहीं बल्कि लाखों मजदूर एक साथ लगते हैं। वे पानी के कणों को अपने शरीर में सोख कर ऊपर लाते हैं और फंगस के बगीचों को नम करते हैं। ये महज सर्वाइवल नहीं है, ये एक पूरे माइक्रो क्लाइमेट को मेंटेन करने का एक अचूक और जटिल सिस्टम है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को सुनकर तो सच में दिमाग सुन्न हो जाता है। मतलब अगर इंसान को ऐसा कुछ बनाना हो तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। हाँ, पूरी एक टीम होगी। कई आर्किटेक्ट्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे जो सबको बताएंगे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल। इतने बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में अंधे कीड़े बिना आपस में टकराए या बिना कोई गलती किए ये सब एक साथ मैनेज कैसे करते हैं? इस सवाल का जवाब उनके बेजोड़ सामाजिक संगठन में है। दीमकों का समाज पूरी तरह से अलग अलग भूमिकाओं में बटा होता है। जैसे रानी दीमक सिर्फ अंडे देती हैं, सैनिक दीमक सुरक्षा करते हैं और मजदूर दीमक निर्माण और भोजन का इंतजाम करते हैं। अच्छा, पूरा डिवीजन ऑफ लेबर है। एग्जैक्ट। अगर उनके बाम्बी की बाहरी दीवार में कोई दरार आ जाए तो हाथ तुरंत एक अलार्म जैसी स्थिति बन जाती है। अलार्म? वो भी बिना देखे। वे एक दूसरे को बताते कैसे हैं कि कहाँ दरार आई है। जैसे कोई टूट-फूट होती है, अंदर के दबाव और हवा के प्रवाह में बदलाव आता है। प्रेशर चेंज हो जाता है। हाँ, सैनिक दीमक तुरंत इसे भांप लेते हैं। वे अपने सिर को जमीन पर जोर जोर से पटकने लगते हैं। अपना सिर पटकते हैं? हाँ। इससे खास तरह का कंपन यानी वाइब्रेशन पैदा होता है जो पूरी बाम्बी में फैल जाता है। ये कंपन एक सायरन की तरह काम करता है। क्या बात है, मतलब एक इनबिल्ट सिक्योरिटी अलार्म। बिल्कुल। और उनका रिस्पॉन्स टाइम हैरान करने वाला होता है। कैसे? सैनिक तुरंत उस दरार के पास आकर खड़े हो जाते हैं अपने बड़े और खतरनाक जबड़ों के साथ, ताकि कोई बाहरी दुश्मन जैसे चींटियां अंदर ना घुस सकें। और उनके ठीक पीछे मजदूर दीमकों की फौज अपनी लार और मिट्टी लेकर पहुंच जाती है और तुरंत उस हिस्से की मरम्मत शुरू कर देती है। गजब है। लेकिन किताब में उनके काम करने के तालमेल को लेकर एक बहुत ही अद्भुत बात बताई गई है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी है। आप उस प्रयोग की बात कर रही है ना? हाँ, निर्माण के दौरान जो समकालिकता यानी सिंक्रोनाइजेशन वो दिखाते हैं। हाँ, वो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा चमत्कार है।
हारून याह्या की किताब में घटना का जिक्र है, अगर एक दीमक की कॉलोनी को निर्माण के दौरान बीच से एक प्लेट डालकर 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया जाए, ठीक है। तो दोनों तरफ के दीमक बिना एक दूसरे के संपर्क में आए अपना काम जारी रखते हैं। और जब उस प्लेट को, उस रुकावट को हटाया जाता है तो क्या होता है? वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए जुड़ते हैं, तो उनकी सुरंगें, उनके रास्ते और उनके मेहराब एक दूसरे से मिलीमीटर की सटीकता के साथ बिल्कुल सटीक रूप से जुड़ जाते हैं। 1 मिलीमीटर का भी फर्क नहीं होता? उनमें जरा सा भी अंतर नहीं होता, एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट। ये बात हजम करना सच में थोड़ा मुश्किल है। मतलब जब इंसान एक पुल बनाता है, मान लीजिए एक नदी के दोनों सिरों से पुल का निर्माण शुरू होता है, हाँ, तो बीच में दोनों हिस्सों को बिल्कुल सटीक मिलाने के लिए जीपीएस, लेजर लेवलिंग और सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है। बिना उसके तो पुल जुड़ेगा ही नहीं। वही तो, ये अंधे कीड़े से कैसे कर लेते हैं? क्या वे किसी अदृश्य नेटवर्क से जुड़े हैं? ये तो ऐसा हो गया जैसे अंधेरे कमरे में बैठे एक बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा के संगीतकार बिना किसी कंडक्टर के और बिना एक दूसरे को सुने एकदम परफेक्ट सिम्फनी बजा रहे हों, सिर्फ अपनी कुर्सियों के कंपन को महसूस करके। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत सटीक उदाहरण है। विज्ञान इसे फेरोमोन्स यानी रासायनिक संकेतों और उन्हीं कंपनों के जरिए होने वाला संचार मानता है। फेरोमोन्स? हाँ, वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दीमक जो मिट्टी रखता है उस पर एक खास गंध छोड़ देता है, जो दूसरे को बताती है कि अगली मिट्टी कहाँ और कैसे रखनी है। अच्छा, गंध से पता लगाते हैं। लेकिन जो समन्वय और परफेक्शन वे दिखाते हैं वो किसी भी आम रासायनिक संचार से कहीं अधिक उन्नत लगता है। और यहीं से यह चर्चा बायोलॉजी की दुनिया से निकलकर उस सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर मुड़ती है जो इस स्रोत का मुख्य केंद्र है। बिल्कुल, क्योंकि हारून याह्या की किताब अल्लाह की निशानियां अक्ल वालों के लिए, ये हमें सिर्फ इन कीड़ों की बायोलॉजी या आर्किटेक्चर पढ़ाने के लिए नहीं लिखी गई है। सही कहा। लेखक इन वैज्ञानिक तथ्यों को एक दार्शनिक और एक आध्यात्मिक तर्क की नींव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। एवोल्यूशन के ट्रायल एंड एरर का नतीजा हो ही नहीं सकता। और उनका तर्क यहाँ बहुत सीधा है। वे कहते हैं कि अगर हम एवोल्यूशन के सामान्य सिद्धांत को माने तो जीव लाखों सालों में अपनी गलतियों से सीखते हुए धीरे धीरे विकसित होते हैं। हाँ, साइंस तो यही कहता है। लेकिन दीमक के मामले में वे कहते हैं कि यह सिद्धांत काम नहीं कर सकता। इसे वे इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी यानी एक ऐसी जटिलता जिसे और सरल नहीं किया जा सकता, उस नजरिए से समझाते हैं। लेकिन रुकिए, विज्ञान तो आमतौर पर यही तर्क देता है कि ये जो इंस्टिंक्ट या प्रवृत्तियां हैं, ये पीढ़ियों के अनुकूलन और म्यूटेशन का ही परिणाम है जो लाखों सालों में विकसित हुए हैं। हाँ। तो लेखक इस वैज्ञानिक मान्यता को कैसे चुनौती देते हैं? लेखक का तर्क है कि दीमक का पूरा अस्तित्व एक साथ काम करने वाले कई जटिल सिस्टम्स पर निर्भर है। अगर पहली पीढ़ी के दीमकों ने एकदम परफेक्ट वेंटिलेशन वाला घर नहीं बनाया होता तो वो फंगस नहीं उगा पाते। बिल्कुल, या उन्हें उस खास फंगस की खेती करना नहीं आता, तो वे पहले ही गर्मियां पहले ही सर्दी में मर गए होते। उनके पास लाखों साल तक गलतियां करने और उससे सीखकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान पहुंचाने का समय नहीं था। मतलब उनका कहना है कि अगर वे पहले ही दिन से परफेक्ट नहीं होते तो वे जिंदा ही नहीं बचते, उनका वजूद ही मिट गया होता। एकदम। और इसी आधार पर किताब यह निष्कर्ष निकालती है कि ये ज्ञान, जिसे विज्ञान सिर्फ प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट कहकर एक शब्द में समेट देता है, वो असल में अपने आप सीखी गई या विकसित हुई चीज नहीं है। तो फिर क्या है? हारून याह्या के अनुसार ये जन्मजात ज्ञान असल में अल्लाह का इल्हाम यानी ईश्वरीय मार्गदर्शन है। जब दीमक पैदा होते हैं तो वो एक खाली स्लेट नहीं होते, वो इस पूरी प्रोग्रामिंग के साथ पैदा होते हैं। जैसे किसी कंप्यूटर में फैक्ट्री से ही एक एडवांस्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाल दिया गया हो। एकदम सही एनालॉजी है। ये उनके डीएनए में लिखा गया एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे उन्होंने खुद नहीं लिखा है। और किताब के शीर्षक का यही मुख्य संदेश है, अल्लाह की निशानियां अक्ल वालों के लिए। हाँ, ये उन लोगों के लिए एक निशानी है जो अक्ल रखते हैं, जो सिर्फ चीजों को देखते नहीं हैं बल्कि उनकी गहराई पर विचार करते हैं। लेखक का तर्क है कि जहां इतना परफेक्ट डिजाइन है जो बिना देखे और बिना सीखे काम कर रहा है, वहां एक डिजाइनर का होना भी निश्चित है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हम यहाँ इस बात पर बहस नहीं कर रहे हैं कि इवोल्यूशन सही है या किताब का तर्क। हमारा काम इस स्रोत के नजरिए को निष्पक्ष रूप से समझना है। बिल्कुल, दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। और सच में ये नजरिया सोचने पर मजबूर कर देता है। अक्सर हम मानते हैं कि ज्ञान सिर्फ वो है जो हम अपने जीवन में अनुभव से सीखते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन प्रकृति में ऐसा ज्ञान पहले से ही मौजूद है जो बिना किसी स्कूल या ट्रेनिंग के एक जीव के अंदर फीड किया गया है। और यही इस स्रोत की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको चीजों को देखने का एक नया लेंस देता है। ये सिर्फ जीव विज्ञान के तथ्य नहीं बताता, बल्कि आपको ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि ब्रह्मांड की हर छोटी चीज के पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा हो सकता है। ये पूरी चर्चा वाकई हमारे सोचने की दिशा को बदल देती है। अगर हम आज के इस गहरी छानबीन को समेटें तो ये साफ है कि दीमक को देखने का हमारा नजरिया अब पहले जैसा नहीं रह सकता। निस्संदेह है। ये स्रोत हमें बहुत गहराई से ये याद दिलाता है कि प्रकृति में कुछ भी मामूली नहीं है। हर छोटे से छोटे जीव के अस्तित्व के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान, एक बेहद जटिल व्यवस्था और एक गहरा उद्देश्य काम कर रहा है। जो जीव हमारे लिए कल तक महज एक लकड़ी खाने वाला नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा था, वो असल में वास्तुकला, जल प्रबंधन और सामाजिक अनुशासन का एक जीता जागता चमत्कार निकला। एक ऐसा अंधा इंजीनियर जिसने इंसानी मशीनों को पीछे छोड़ते हुए प्रकृति के सबसे कठोर मौसम में भी जीवन पनपाने का रहस्य सुलझा लिया है। सही बात है। तो अगली बार जब भी श्रोताओं आपको कहीं मिट्टी का कोई ढेर या कोई छोटा कीड़ा नजर आए तो रुक कर ये जरूर याद रखिएगा कि उस छोटे से जीव के अंदर एक पूरी सभ्यता और विज्ञान का ऐसा ब्लूप्रिंट छिपा हो सकता है जो हमारी सोच के हदों से भी परे है। और शायद यही वो बात है जो हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है, कि हम चीजों को सिर्फ उनकी सतह से ना देखें बल्कि उस व्यवस्था और उस ज्ञान को समझें जो उन्हें चला रही है। आज की इस चर्चा को हम उसी अंधे आर्किटेक्ट की तस्वीर के साथ खत्म करते हैं जिसके नन्हे से दिमाग में 24 फीट ऊंची एक गगनचुंबी इमारत का नक्शा जन्म से ही फीड है। और जाते जाते आप सबके विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं
यदि चावल के दाने के बराबर एक अंधे जीव के पास एक विशाल वातानुकूलित शहर बसाने का ऐसा जन्मजात और अदृश्य ब्लूप्रिंट मौजूद है, तो जरा सोचिए हमारे अपने इंसानी शरीर में, हमारे दिमाग में और इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसे और कितने अदृश्य ब्लूप्रिंट और छिपे हुए सॉफ्टवेयर लगातार काम कर रहे होंगे जिन्हें हमने अभी तक खोजना भी शुरू नहीं किया है। उम्मीद है कि इस पेशकश से सबको फायदा हुआ होगा। इस तरह की और मालूमाती पेशकश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।